अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत के साथ होंगे। ज़िंदानिज़ात फ़ातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 11। नावल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत माज़रत। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि नावल कैसा लग रहा है। इसके अलावा हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितना ज़्यादा इस नावल में इंटरेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे से अपार्टमेंट की रौनक मामूल से हटकर थी। आशिर सोफे पर बैठा जूते उतार रहा था। तूबा किचन में तेजी से हाथ चला रही थी। वो चाय चढ़ाई कैबिनेट से कप केक निकाल रही थी जो कल ही वो मार्केट से लेकर आई थी। उसकी आंखें एकदम ही चमक उठी। निगाहें उठाकर गाहे बगाहे उसे देख लेती। वो थका हुआ नहीं लग रहा था। अरीब ने सामने हाशिर के जूते उठाकर एक तरफ रखे। कैसा चल रहा है सब? हाशिर ने उसकी सबकी जानब देखते नरमी से सवाल किया। जी कमांडर, बस तूबा मिस कर रही थी आपको। अरीब मुस्कुराते हुए बोला। हाशिर ने अरीब को घूरते हुए खामोश रहने का इशारा किया और अपना बैग उठाकर सामान निकालने लगा। आपका ट्रिप कैसा रहा कमांडर? तूबा इसी पर ट्रे में कप डाले बाहर आई। उम्मीद के मुताबिक अच्छा था, बल्कि बेहतरीन था। उसने नरमी से जवाब दिया। और तुम क्या कह रहे थे अभी? उसने अरीब को घूरते हुए सवाल किया। हाशिर खुद को अनजान जाहिर करता बैग से सामान निकालता रहा। क्लब्स की सारी डिटेल्स निकाली? जी, वो तो हो गया था। आप किस हवाले से गए थे? हनैन ने सवाल किया। मैं एसआर के पीछे गया था। हाशिर ने अपना लैपटॉप खोलते उनको करीब करने का इशारा किया। वो सारे जस्ट लगाते उसके पास आस-पास जमा हो गए। दाएं जानब अरीब और तूबा, बाएं जानब मनान और हुनैन बैठे थे। मैंने इसकी तवज्जो खींच ली है, अब वो हमारे पीछे आएगा, हाशिर ने कहा। क्या मतलब है कमांडर? कैसे? तूबा एकदम पुरजोश हुई। किसी तरह मैंने उसकी थोड़ी तफसीलात हासिल कर ली, फिर मैं उसके रिजॉर्ट में कूद गया। वाह! अरीब का मुंह अरीब का मुंह हैरत से खुल गया। क्या वाकई? कैसे? तूबा की आवाज में पुरजोशी थी। एक पल को हाशिर ने रुक कर तूबा की चमकती आंखों में देखा, फिर लैपटॉप की जानिब देखने लगा। बिल्कुल, तफसील से बताएं ना, हनैन दिलचस्पी से बोला। हाशिर सर अस्पात में हिलाता तफसीली तौर पर इन्हें बताने लगा। वो सब दिलचस्पी से सुन रहे थे। इसके चुप होते ही तूबा एकदम चिल्ला उठी। हमारे कमांडर बेस्ट हैं। वाओ! वो एसआर तो एकदम दंग रह गया होगा। तूबा पुर इश्तियाक सी कालीन पर दोसाना हुई। वाकई ये तो कमाल हो गया। मनान भी मुतासिर से हाशिर की जानिब देख रहा था। और अब आप लोग बताएं, मेरी गैर मौजूदगी में क्या काम किया? हाशिर सोफे की पुष्ट से टेक लगाते पूछने लगा। अगर वो शेर नहीं है, तो तुम इसे जवाब ही क्यों दे रही हो? एलिया की बात सुनते जन्नत एकदम हंस दी। उसकी आंखें मोतियों की मानंद चमक रही थी। वो इस सड़क पर सुस्त कदमों से चलती, कानों में हैंड-फ्री डाले एलिया से बातों में मगन थी। हाथ में हॉट चॉकलेट का ग्लास था। कांधों पर बैग डाले वो सारी दुनिया से बेखबर चल रही थी। ईमेल एड्रेस इसका है, लेकिन मुझे नहीं पता वो मान क्यों नहीं रहा इस बात को। जन्नत मुस्कुराती कह रही थी। कि वो शेर है? एलिया ने पूछा। हाँ वही है, 100% वही है, मेरा दिल कहता है। उसने एक बड़ा सा घूंट भरते कहा। सारी बातें छोड़ो, क्या तुम जानती हो कि कम्युनिटी में आग लगी हुई है कल से? एलिया ने उसे इत्तला दी। आग? कैसी आग? जन्नत चौंकी। तुम्हारे डैड अफ्रीका से वापस आ गए हैं, जानती हो? वो अबू ज़हबी में है। एसआर हेजल, यहाँ तक जनरल डायरेक्टर भी। एरिया की बात सुनते जन्नत के कदम एकदम साकित हुए। मुस्कुराहट ने दम तोड़ दिया। चेहरा बुझ सा गया था। डैड ने कॉल तक नहीं किया। वो आस्तगी से बोली। कर लेंगे, तुम फौरन विक्टिम मत बन जाया करो। एलिया चिढ़कर बोली। लेकिन पूरी बात सुनो, असल खबर तो तुम्हें अब सुनाऊंगी। क्या मतलब? जन्नत उलझन। कल रात एसआर पर अटैक किया गया। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब शेर मेरे शेर पर? जन्नत एकदम लड़खड़ाकर सड़क पर बैठी। इसके हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिरा और उसे लगा उसका सर बुरी तरह से चकराया था। वो बिल्कुल ठीक है। कोई इतना बड़ा अटैक नहीं था, लेकिन कम्युनिटी में आग से लगी हुई है। जानती हो, हमला करने वाला सिर्फ एक था। यार, सिर्फ एक अकेला शख्स रिजॉर्ट में इतने ऊपर वाले फ्लोर्स पर कैसे पहुंचा, कोई नहीं जानता। एसआर और वो दोनों ऊपर से कूद गए और मिनटों के अंदर गायब हो गए। डैड बता रहे थे सब हैरत में है और अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि वो कौन है। एरिया पुरजोशी से कह रही थी। जन्नत सुन सी सड़क पर बैठी सुन रही थी। आसपास से गुजरते लोग इस हसीन गुड़िया की मानद लड़की को यूं सड़क पर बैठे देखकर ताज्जुब का शिकार हो रहे थे। तुम सच कह रही हो? वो बिल्कुल ठीक है? जन्नत ने बुझे लहजे में सवाल किया।
जन्नत, तुम कभी-कभी किसी डरे हुए चूजे की तरह रद्द-ए-अमल देती हो। मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लोगों को मार-मार कर अधमुआ कर देती थी। इन लोगों को मार-मार कर अधमुआ मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, लेकिन जब बात शेर की आती है तो मेरा दिल किसी छोटे कमज़ोर चूजे की तरह हो जाता है। मुझे खौफ आता है इसके ना होने के ख़्याल से। वो ठंडी आह भरती बोली, आह! तुमने मुझे जज़्बाती कर दिया। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि वो शेर है। वो मुँह बनाकर आँखों की नमी पोंछती उठी। उल्टा ग्लास उठाकर करीबी कूड़ेदान में डाला और दोबारा चलने लगी। मैं तो सिर्फ़ तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम खुद ही खुद को किसी क्लासिक फ़िल्म की हीरोइन समझने लग गई। मुझे खौफ आता है इसके ना होने के ख़्याल से। जैसे वो तुम्हारे साथ ही तो हो। एलिया मुँह बनाकर बिगाड़ कर बोली। शट अप! जन्नत हँसी। आज नहीं तो कल उसे लौट कर मेरे पास ही आना है। अब तो मुझे यकीन है, वो मास्कमैन भी शेर ही है। जन्नत पुरयकीन सी बोली। पिछले कई अरसे से तुम्हारा दिल यही कह रहा है। अब मैं क्या कहूँ? तुम्हारी ऐसी फैंटेसी का एंड कैसा हो? फैंटेसी नहीं, हकीकत में वो मेरा शेर है। हेज़ल फ़ॉक्स। भाड़ में गई वो डाइन। जन्नत ने तोनक कर कहा। बहुत बातें होंगी, जाकर काम करो अब अपना। मैं एक चहलकदमी करने निकली थी। बाय। जन्नत ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और सीधी सड़क पर चलती रही। कदमों की रफ्तार सुस्त थी और चेहरे पर गहरी सोच का साया था। दरअसल इन दिनों मेरा मिजाज बहुत अच्छा है, इसलिए जो भी था बख्शा गया। शेर दोनों टांगे हिलाते हुए मसाहिया लहजे में बोला। डैनियल हैरिस ज़रा सा उसे घूर रहा था, बल्कि गोल्डन फॉक्स सोफे पर बैठा शेर को घूरने में मगन था। लेकिन शेर को जरा जो परवाह हो, वो अपनी दुनिया में मगन ऊपर छत पर नजरें टिकाए हुए था। मैं तफसील चाहता हूँ पावर बॉय, गोल्डन ने कहते हुए डैनियल को रुखसत होने का इशारा किया। डैनियल ने सवार या अंदाज में शेर की जानिब देखा। शेर ने अस्पात में गर्दन हिलाई। डैनियल सर झुकाए बाहर की जानिब बढ़ गया। कौन था वो? एन एबनॉर्मल क्रिएचर लाइक मी? शेर की आंखें यकदम अजब अंदाज में चमकी थी। क्या मतलब है इस बात का? यार, एक तो तुम हर बात का मतलब पूछते हो। शेर पलंग पर उठ बैठा। गोल्डन के तासुरात बदले। वो बेख्तियार मुस्कुराया। कभी ऐसी बात भी किया करो जिसका मतलब पूछने की जरूरत न पड़े मुझे। वो नरमी से बोला। मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन जो भी था, कमाल का था। मैं खुद जानना चाहता हूँ वो कौन था। कौन था जो मेरे पीछे इतनी ऊंचाई से कूद गया? मैं भी जानना चाहता हूँ कौन था वो जो मुझसे एक कदम पीछे था। जिंदगी में पहली दफा मुझे मेरे मुकाबले का कोई इंसान मिला है। क्या तुम्हें लगता है मैं मुतजस्सिस नहीं हूँ? शेर की आंखों में अजब सी आग उतरी थी इस पल। क्या बात हुई तुम्हारी इससे? क्या कहा उसने? उसने कहा वो ऐलाने जंग करने आया है। शेर ने संजीदगी से कहा। कैसी जंग? पूछना भूल गया मैं। शेर ने बेजारी से कहा। गोल्डन ने गहरी सांस ली और टांग पर टांग रखकर करीब रखा शराब का ग्लास लेकर लबों से लगाया। जापान क्यों गए थे? गोल्डन ने मौजू तब्दील कर दिया। दिल चाह रहा था मेरा। शेर ने बालों को समेटकर पीछे किया। गोल्डन ने जब्त की कोशिश करते ठंडी सांस खारिज की। मेरे फोन क्यों नहीं रिसीव किए? मसरूफ था मैं। शेर की बेनियाजी अरूज पर थी। कैसी मसरूफियात? तुम अफ्रीका क्यों गए थे? शेर ने जवाब देने की बजाय सवाल किया। काम के सिलसिले में क्या था? तुम जानते हो सब। गोल्डन ने संजीदगी से कहा, सोफे से उठ गया। जैसे कि तुम नहीं जानते मैं जापान में क्या किया, कहाँ रहा, किससे मिला। ऐसे ज़ाहिर मत करो तुम कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कौन तुम्हारा जासूस है मेरे पीछे? शेर ने पुरसकून लहजे में सवाल किया। गोल्डन ने सख्ती से आंखें मीच ली। मैं तुम्हारी जासूसी जासूसी क्यों करूंगा? गोल्डन चिढ़कर बोला। वो पलंग के करीब ही टहल रहा था, बेचैनी से, जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह ना सकता हो। तुम हेजल की जासूसी कर सकते हो तो मेरी भी कर सकते हो। शेर मुंह बनाकर बोला। क्या तुमने हेजल से इस बात का जिक्र किया है? गोल्डन एकदम हैरान हुआ और उसके करीब आया। तुम बाप बेटी के मामलात में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शेर ने लापरवाही से कहा। गोल्डन ने सर ऊपर की जानिब उठाकर फिर ठंडी सांस ली और शेर की जानिब मुतवज्जो हुआ। 2 दिन तक तुम अमारात में नहीं थे। हाँ, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसरूफ़ था। अब मज़ीद कोई और सवाल मत करना। वह संजीदगी से बोला। सब मुझसे सवाल करते हैं। गोल्डन फॉक्स खफकी से बोला। वो बुरी तरह ज़िद छोकर बोला। अब ज़िम्मेदारी है ना तुम्हारी, जवाब दो। सबको तुम ही कहते हो ना, तुम्हारा बेटा हूँ मैं। शेर ने शरारती अंदाज में अपनाया। गोल्डन ने ज़ब्त करती पेशानी मसली। किसने कहा था मुझे गोद लो? शेर ने मुंह बनाकर कहा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो शेर। दिल तो चाहता है ये तुम्हारी ज़बान काट दो। मजाल है जो कभी तुम्हारी ज़बान रुकी हो। हर सवाल का जवाब मौजूद है तुम्हारे पास। हर एक सवाल का। गोल्डन अब के बरस पड़ा था। और लोग कहते हैं मैं लाडला हूं तुम्हारा। ये ज़बान काटने की हसरतें देखो। वाह! ऐसे बाप होते हैं।
शेर हनूज शरारतों में मगन था। उठो, शक्ल गुम करो अपनी। गोल्डन तनक कर बोला, क्या ये मेरा कमरा है? क्या? ये मेरा कमरा है, तुम निकलो। डैनियल, मेरे डैडी के लिए गेट खोलो। उसने फौरन माइक्रोफोन पर हाथ रखते कहा। गोल्डन फॉक्स तासुब से गर्दन हिलाता लंबे टक भरता बाहर निकल गया। शेर ने ठंडी आह भरकर अपना लैपटॉप उठाया और मेल बॉक्स खोलने लगा। वो किसी को कोई ईमेल भेज रहा था। चेहरे पर संजीदा तासुरात उमड़ आए थे। मेल भेजकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और माइक्रोफोन पर डैनियल को आइसक्रीम लाने का हुक्म देते करीब रखी टी शर्ट उठाकर पहनी और बाल संवारता वार्डरोब की जानिब आया। अंदर से एक वायरलेस फोन निकालकर दोबारा पलंग के करीब चलाया। अभी वो बैठा ही था जब फोन इर्ताश करने लगा। भाई, खैरियत है? दूसरी जानिब से फिक्रमंदी से पूछा गया। हाँ। किसने हमला किया? तुम्हें किसने बताया? कहाँ हो तुम? शेर ने उससे टपट दिया। मैं कसान। बेवकूफ इंसान, तुम वहां क्या कर रहे हो? मैं बच्चा नहीं हूं भाई। मानता हूं आप जितना ताकतवर और ज़हीन इंसान नहीं हूं, लेकिन मुझे पकड़ना इतना भी आसान नहीं। बस बस, समझ गया मैं। मेरीना से मिलने आए हो? दूसरी तरफ पल भर को खामोशी छाई रही। मैं सिर्फ उसे देखना चाहता था, दूर से। मैं नहीं मिला भाई से इससे। गाजी की आवाज मुरझाई हुई थी। अगर तुम इससे मिलने गए तो मैं किसी और के पकड़ने से पहले खुद तुम्हें पकड़कर जहन्नुम वासिल कर दूंगा गाजी। शेर की आवाज में गुस्सा था। मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हारी शर्मिंदगी का अचार नहीं डालना मुझे। वो गुर्राया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। आप खुद गर्ज हैं भाई। आपके अंदर जज्बात ही नहीं है। तभी आप मेरे एहसासात समझ बकवास ना कर एहसासात का बच्चा। शेर ने इसकी बात मुकम्मल होने से कबल उसे छिड़क दिया। काजी की जानब एकदम खामोशी से छा गई। शेर ने फोन काट दिया और माथा मसलते पलंग पर बैठकर लैपटॉप उठाया और एक और मैसेज टाइप करने लगा। मेल भेजने के बाद वो फोन करीबी मेज पर रखे कमरे के चक्कर काटने लगा। आप खुद गर्ज हैं भाई। आपके अंदर जज्बात नहीं है, तभी आप मेरे एहसासात। हम्म। शेर ने तंजिया हनकारा भरा। अगले पर वायरलेस फोन पर इर्ताश हुआ। शेर ने झुककर फोन उठाया। सलाम कमांडर। कहाँ हो तुम? शेर ने छूटते ही सवाल किया। मैं ताजिकिस्तान में हूँ। कजान जाओ, गाजी वहाँ है, इसका ख्याल रखना। मेरीना से दूर रहे। वो लड़की हमारी नहीं रही है अब। गाजी को कुछ होने की सूरत में तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन मर सारे काम छोड़ दो, कजान जाओ। गाजी की हिफाजत करो, वहाँ अकेला है। क्या मुझे मेरी बात दोहराने की जरूरत है? वो गुर्राया। इसकी गुर्राहट में अजीब सी वहशत थी। इसका लहजा खतरनाक था, जो किसी को भी दहलाने के लिए काफी था। जी कमांडर। दूसरी तरफ से कहते ही शेर ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। शारजा का मौसम मामूल के खिलाफ बला की सर्दी लिया हुआ था। फिजा में धुंध की गहरी तह थी। सर्द हवाएं मुसलसल चल रही थी। शाम गहरी होती जा रही थी। हाशिर और मनान इस पुरहजूम सड़क पर एक दूसरे से जरा फासले पर मौजूद थे। हाशिर आगे था। मनान इससे चंद कदम पीछे चल रहा था। हाशिर ने स्याह लॉन्ग कोट पहन रखा था। चेहरे पर स्याह मास्क था। ऊनी टोपी ने कान छुपा रखे थे, जिसके बाद उसके कान में लगा ईयरबड दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे डर है कि हमें वो दोबारा नहीं मिलेंगे। तभी इसके कान में तुब्बा की शर्मिंदा सी आवाज गूंजी। तुम्हें कंफर्म होना चाहिए था। अरीब की आवाज आई। तुम दोनों किस स्ट्रीट पर हो? हाशिर ने मखसूस अंदाज में सवाल किया। हम अल आजम सुपर स्टोर वाली गली में हैं कमांडर। हथियार हैं तुम दोनों के पास? मेरे पास मेरी लेडी पिस्टल है। तुब्बा की आवाज आई। हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इलाका पुरहजूम है, सिर्फ ताक़ुब करें। क्या वो आदमी फिर नजर आया? नहीं, वो यहाँ नहीं है। क्या वहाँ भी नहीं है? अरीब ने सवाल किया। अभी तक नजर नहीं आ रहा। हाशिर की बजाय मनान ने जवाब दिया। वो चारों एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। हाशिर की निगाहें तेजी से आसपास घूम रही थीं। अरीब, तुम लड़कियों को घूरने के बजाय टारगेट को ढूंढो। शट अप। लड़की नहीं देख रहा मैं। वो मशकूक लग रही है। अरीब ने तुबा को झिड़क दिया। कमांडर, इसका लहजा देख रहे हैं आप? तुबा ने इसी पर शिकायत की। हाशिर के चेहरे पर लम्हाती मुस्कुराहट उतरी। अगले पल ही संजीदा होते उसने अरीब को मुखातिब किया। जो औरत तुमको मशकूक लग रही है, इसका ताकुब करो। तुबा, आप टारगेट पर ध्यान दें। हाशिर ने दोनों को हदायत की। इसके दोनों हाथ कोट की जेब में थे। कमांडर, वो नीला कोट देख रहे हैं? क्या ये वही नहीं है जिसका जिक्र तुबा ने किया था? मनान की आवाज पर हाशिर ने गैर महसूस अंदाज में गर्दन घुमाई और एक स्ट्रीट फूड के स्टॉल पर उसकी निगाहें जा ठहरी। वो शख्स स्टॉल में बाहर की बजाय अंदर की जानिब खड़ा था। स्याह शॉपिंग बैग रखते उसने आसपास देखा। उसी पर हाशिर अनजान होकर गर्दन घुमा गया। हाँ, ये वही है। होशियार हो जाओ। अरीब, तुम इस औरत के पास रहो। तुबा, आप यहाँ आ जाएं। हाशिर ने हिदायत देते कदम आगे बढ़ाए। वो शख्स स्याह
शॉपिंग बैग वहीं छोड़े, एक और शॉपिंग बैग उठाए, आगे की जानिब बढ़ने लगा। कमांडर, क्या मैं कुछ देर यहीं रुक जाऊं? इस रोज ये शख्स दोनों गलियों में आया था। क्या पता आज भी वो इस गली का चक्कर लगाए। कंफर्म हो जाएगा कि ये वही शख्स है या मुझे गलतफहमी हुई है। ठीक है, अब वहीं रुक जाए, हाशिर ने कहा और गैर महसूस अंदाज में इसका ताक़ुब करने लगा। मनान भी हाशिर से कुछ कदम पीछे था। रात की इस पहर वो स्टेशनरी साइकिल चला रहा था। पसीने में शराबोर शर्ट के बगैर था। घुटनों से ऊंची शॉर्ट पहने वो सारी दुनिया से बेनियाज था। डैनियल करीब स्टेबिलिटी बॉल के साथ वर्जिश कम, खेल ज्यादा रहा था। मास्टर, आपको इसकी क्या जरूरत है? डैनियल काफी देर तक बॉल से खेलकर बोर हो चुका था। अब जमीन पर बैठा शेर को देख रहा था। हाँ, मुझे भागने की रफ्तार बढ़ानी चाहिए। वो मुझसे एक कदम पीछे था। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो सारी जिंदगी में आईना देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। शेर शरारती अंदाज में बोला। आईना देखने की? डैनियल उलझा। हाँ, कैसे करता अपना सामना? अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल रहता मैं? वो मुंह बनाए बोला। लेकिन अब का रफ्तार पहले से ही तेज है। डैनियल ने एतराज उठाया। मजीद तेजी दरकार है। खैर, क्या क्या बातें हो रही थी आज? यही बातें हो रही थी कि हमलावर आपसे ज्यादा तेज था। फिर क्या था? ऐसी क्लास ली मैंने स्टाफ की। कैसे वो मेरे मास्टर का मुकाबला किसी अरे गहरे से कर सकते? मेरे मास्टर का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। वो खफकी से बोला। शेर कहकहा लगाकर हंस दिया। तुम और तुम्हारी ओवर प्रोटेक्शन। इस तरह जगह जगह अपने मास्टर की सफाइयां दोगे तो लोग समझेंगे वाकई तुम्हारे मास्टर के मुकाबले के इंसान बसते हैं इस दुनिया में। शेर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसे मुस्कुराहट कहना मुस्कुराहट की तौहीन थी। इसकी आंखें खतरनाक तासुर से लबरेज थी। चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट की जगह एक मसनूई मुस्कुराहट थी, जिसमें अजीब सी शैतानी चमक थी। मास्टर, क्या सोच रहे हैं? डैनियल इसके इन तासुरात को पहचानता था। ठटक कर पूछने लगा। डैनियल, मेरा मसला ये नहीं है कि इस दुनिया में मेरे मुकाबले के इंसान बसते हैं। उसने साइकिल को ब्रेक देते अपना रुख डैनियल की जानिब मोड़ा। डैनियल सीधा हुआ। बस वो मेरे मुकाबले पर ना है, इसलिए नहीं कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता। शेर साइकिल से उतर आया और करीब रखा तौलिया उठाकर पसीना पूंछने लगा। फिर? डैनियल ने उलझकर सवाल किया। बस इसलिए कि मैं मुकाबला करना नहीं चाहता। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी मसरूफियत 7 खित्तों में फैली हुई है। मेरे पास इन छोटे मोटे मुकाबलों का वक्त नहीं है। उसने तौलिया एक तरफ उछाला और मेज पर रखी जैकेट उठाकर पहनी और कैप सर पर पहुंचता जिम से निकल आया। डैनियल तेजी से उसके पीछे लपका था। इसके बड़े कदमों का मुकाबला भी कभी नहीं कर पाता था। उसके लिए उसे तेज तेज चलना पड़ता था। लिफ्ट के करीब पहुंचते शेर ने एक निगाह राहदारी पर डाली और लिफ्ट में दाखिल हो गया। मुझे भूख लगी है। क्या खाएंगे मास्टर? वो लिफ्ट में दाखिल होने की बजाय वहीं रुक गया। शॉर्मा ले आओ, बतख के गोश्त का। होटल से नहीं, बाहर से लाओ, उसने कहकर लिफ्ट बंद कर दी। डैनियल बाहर खड़ा उलझन अमेज में इसकी अनोखी फरमाइश पर हैरान था। बतख के गोश्त का शॉर्मा? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। क्या तुम क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो? दफतन एक जानिब से हेजल आती दिखाई दी। ये लड़की पता नहीं मेरे किस गुनाह की सजा है। वो नागवारी से बड़बड़ाया और एक मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। खुश आमदीद मैडम। मुझे तुम्हारी मसनूई मुस्कुराहट और इन फजूल रस्मी कलमात की जरूरत नहीं। ऐसा कहाँ है? हेजल ने आंखें घुमाते संजीदगी से सवाल किया। अपने अपार्टमेंट में है। डैनियल ने मुस्कुराहट समेट कर अदब से जवाब दिया और एक तरफ हो गया। हेजल ने एक सुलगती निगाह इस पर डाली और लिफ्ट खोलने का इशारा किया। डैनियल ने फौरन इसके लिए लिफ्ट खोली। तभी इसकी निगाह हेजल के हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को देखा। मैडम, क्या आप जानती हैं बतख के गोश्त का शवारमा कहाँ मिलता है? उसने अचानक ही सवाल किया। हेजल जो लिफ्ट में सवार हो चुकी थी रुककर उसे अजीब निगाहों से देखने लगी। बतख के गोश्त का शवारमा? तुम मुझसे बतख के गोश्त का शवारमा पूछ रहे हो? मैं कोई खानसामा हूँ? हेजल तुनक कर बोली। अब सॉरी, नेवर माइंड, फॉरगेट इट। डैनियल फौरन से कहकर राहदारी में आगे बढ़ गया। बतख के गोश्त का शवारमा? वो फिर बड़बड़ाया। इसकी सारी तवज्जो और फिक्र बतख के गोश्त पर मरकूज हो चुकी थी। मास्टर के दिमाग में ऐसी अजीब और अजीब चीजें कहाँ से आती हैं? शवारमा, बतख के गोश्त का? आह, इनसे कोई बात नहीं, किसी दिन पेंगुइन का शवारमा ही ना मांग ले। ही इज एबनॉर्मल क्रिएचर फॉर अ रीजन। आह, वो कनपटी खुजाता लिफ्ट में सवार हो गया। वो अभी अभी नहाकर निकला था। बाल भीगे हुए थे जिन्हें वो तौलिए से रगड़ रहा था। बात गाउन उतारने ही लगा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो तौलिया फेंकता बाहर आया। बड़े से हाल से गुजरकर राहदारी पार करता वो मेन गेट पर आया और स्क्रीन पर हाथ रखकर आने वाले का चेहरा देखा।
सामने हेजल थी। शेर ने स्क्रीन बंद करते गहरे सांस लेते गेट खोला और पलट गया। हेजल ने अंदर कदम रखते ही जिस थकाकर अपने बाजू इसकी गर्दन में हमायल करते इसके कांधे पर लटक गई। माई एंग्री बर्ड, आई मिस यू सो मच। नीचे उतरो। शेर ने चिढ़कर अपनी मुट्ठी बंद करके उसके सर पर मारी। आ हेजल जस लगाकर उतरी और सर सहलाते अंदर की जानिब बढ़ गई। सुना है किसी चीते ने मेरे शेर पर हमला कर दिया। हेजल काउच पर गिरने के अंदाज में बैठी और तकरीबन नीम तराज हो गई। शेर ने नापसंदीदा निगाह इस पर डाली और पलंग की जानिब बढ़ गया। सुना है तुम बेचैनी से पूरे रिजॉर्ट के चक्कर काट रही थी। शेर मुस्कुराया। हेजल ने खफकी से उसकी जानिब देखा। मैं फिक्रमंद थी। बहुत शुक्रिया शहजादी हेजल। शेर की मुस्कुराहट गहरी हुई। चेहरे पर मासूमियत फैल गई थी। वो मासूमियत जिसका इसकी शख्सियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जितनी मासूमियत तुम्हारी आंखों और चेहरे पर है, इतनी तुम्हारी शख्सियत में भी होती तो क्या ही बात थी। वो इसके दिलकश चेहरे को देखते मुस्कुरा रही थी। इस सिस्टम सरवाइव करने के लिए जितने कमीने बन सकते हो बन जाओ, यही असूल है। शेर ने करीब रखी डायरी उठा ली। मीटिंग्स की रिपोर्ट लेने वाले थे ना तुम मुझसे। जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तुमने अच्छे से हैंडल किया होगा। शेर ने लापरवाही से कहा। हेजल मुस्कुराहट दबाती अपनी जगह से उठी। मेरे पास मत आना, तुम्हारा परफ्यूम बहुत स्ट्रांग है। शेर ने खबरदार किया लेकिन सामने हेजल थी। इसकी बात नजरअंदाज करते हुए उसके करीब चली आई और शॉपिंग बैग उसके सामने लहराया। मेरे प्यारे शेर के लिए एक प्यारा सा तोहफा। शेर ने उसके हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को देखा और फिर सर झटक कर हंस दिया। ना करो यार, इतने प्यारे तोहफे दोगी तो मैं तो फिदा ही हो जाऊंगा तुम पर। उसने इसके हाथ से शॉपिंग बैग लिया और तोहफा देखने लगा। तंज मत करो, वो बसूर कर बोली। उसकी मोहब्बत भरी निगाहें तोहफा खोलते शेर पर थी। अब इतने प्यारे तोहफे के बदले छोटा सा तंज तो बनता है ना डार्लिंग। वो इसकी जानिब देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया। अंदर एक सुर्ख रंग का परफ्यूम था। हेजियस शेर। शेर ने मुंह बिगाड़कर हेजल की जानिब देखा। पसंद नहीं आ रहा? ये मेरी लॉन्च का पहला प्रोडक्ट है, जो कि लिमिटेड प्रोडक्ट है। पहला परफ्यूम तुम्हारे लिए बनवाया है। वो खफकी से बोली। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी हूँ। शेर ने बोतल एक तरफ रखते डायरी उठा ली। हेजल की आंखों में फौरन गुस्सा आया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख पड़ी। हम्म, कभी नहीं बदलोगे, एबनॉर्मल क्रिएचर। वो गुस्से से कुराती बाहर की जाने बढ़ गई। ये रूसी शहजादी भी बड़ा ओखा टेम्पर लेकर घूमती है। वो बड़बड़ाया और डायरी के सफ़ात पलटने लगा। इस वैन को मैंने वहीं खड़ा देखा है, अक्सर यानी इस इमारत के बाहर, तो इस वैन पर चिप लगाकर ही आया हूँ। हनैन रिपोर्ट दे रहा था। काशिर ने इस बात में गर्दन हिलाते मनान की जानिब देखा। वो इमारत जिसमें हमारा आज का टारगेट दाखिल हुआ है और वो इमारत जिसके बाहर हनैन पहरा देकर आया है, दोनों में होने वाली सरगर्मियां मंशियात फरोशों से जुड़ी हैं। हमने ऐसे 11 ग्रोह की पॉइंट आउट कर दिया जो इस वक्त शारजा के बड़े और बाअसर ग्रोह में शुमार होती हैं। अब इनमें से कुछ का ताल्लुक यकीनन जीएफएसआर के लोगों से होगा और हमें इसी में ही इनको ढूंढना है। हमें 3 वेयर हाउस मिले हैं, 2 इमारतें ये हैं और ये ग्रुप जो फिल वक्त यहाँ सरगर्म है। हमें इन पर कड़ी नज़र रखनी है। मिस दुबा, आपको जो सॉफ्टवेयर ऑन करके दिया आप इस पर काम करेंगी। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। ये तमाम चेहरे जो हमारी नज़र में हैं, इन्हें हम इन डिवाइसेस के ज़रिए फॉलो करेंगे। ओके कमांडर, दुबा संजीदगी से बोली। बाकी हम सब फिलहाल इन मुख्तलिफ जगहों पर नज़र रखेंगे। खासतौर पर हमारी तवज्जो शहर से बाहर आने वाले रास्ते पर और बंदरगाहों पर होगी। जैसे ही कोई सिरा हाथ लगे हमें इन पर फ़ौरन और भरपूर तवज्जो देनी है। साथ ही साथ हम बड़े मगरमच्छों पर भी नज़र रखेंगे। हाशर बोर्ड पर मार्कर के निशान लगाता कह रहा था। वो सब तवज्जो से उसे सुन रहे थे। अरीब, तुमने किसी इवेंट का कहा था? जी कमांडर। दुबई में बुर्ज खलीफा में एक बहुत अहम इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी की मालकन गोल्डन फॉक्स की बेटी है, हेजल फॉक्स। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाते बोर्ड पर इसका नाम लिखा। तुबा के तासुरात तब्दील हुए। उसने बेख्तियार ही लब दांतों तले दबाया। लगे हाथों में इस लड़की के हवाले से भी ब्रीफ दे दूं। बाकी ये सब औरतें हैं, ये लड़की है। वाह। तुबा बेख्तियार बड़बड़ाई। हनैन, मनान और अरीब ने झटके से गर्दन घुमाकर तुबा की जानब देखा। माफ कीजिएगा। हाशिर ने संजीदगी सी तुबा की जानब देखते हुए सवाल किया। मैं पहले ही सॉरी कर लेती हूँ कमांडर, अगर आपको मेरी बात बेमकसद लगे। लेकिन क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि उम्र के किस हिस्से की खवातीन को आप औरत और लड़की के सेक्शंस में जगह देते हैं? मैं ये बात सिर्फ अपनी मालूमात के इजाफे के तौर पर पूछ रही हूँ। वो संजीदा थी। हाशिर उलझन अमेज निगाहों से कभी उसे तो कभी बाकी 3 होनक बने टीम मेंबर्स को देख रहा था। क्या कहना चाहती हैं? आखिर कनपटी खुजाते उसने सवाल किया। शी इज जेलस कमांडर।
I'm not jealous at all. I'm just asking a simple question. Why other women are ladies and she is a girl? तुबा ने अपनी बात की वजाहत करना चाही। क्या फर्क पड़ता है औरत और लड़की में? क्या इस वक्त ये मसला इतना अहम है कि इस पर हम बहस करें? हाशिम ने संजीदगी से सवाल किया। तुबा का मुंह खुला रह गया। अरीब ने बमुश्किल हंसी दबाई। मनान ने दिल खोलकर हंसने को तरजीह दी। हनैन मुस्कुराती निगाहों से तुबा की जानिब देख रहा था। हाशिर हनोज खामोश और सादगी से इन चारों की जानिब देख रहा था, जैसे इस बहस और बहस के मकसद को जानना चाहता हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद आपको उलझाना हरगिज नहीं था। माजरत कमांडर, तुबा ने संजीदा होते कहा। हाशिर ने अस्बात में गर्दन हिलाते अपना रुख बोर्ड की तरफ मोड़ा। इस वक्त इसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे इसने लम्हे भर में समेट लिया था। चलें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाशिर ने कहते बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। अबू ज़बी का मौसम मामूल के खिलाफ हद से ज्यादा सर्द था। चांद बादलों की ओट में छुपा सर्द बर्फीली हवाओं की अटकीलियां देखने में मगन था। शेर इस सर्द मौसम का लुत्फ लेने की गर्ज से अपने अपार्टमेंट के अकब में बने वसी टेरेस में स्टूल पर बैठा था। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। मेज पर ही माइक्रोफोन रखा था। इसका फोन और दूसरा लैपटॉप भी वहीं रखा था। वो एक हाथ गाल पर जमाए एक हाथ से मेल टाइप कर रहा था। लोस्टेड वन, डू यू हैव अ क्रश ऑन SR? मेल लिखते ही उसने एंटर का बटन दबाया। सामने रेकिंग के पास कई गाड़ियां थीं, बड़ी छोटी, कुछ इंतहा की बड़ी, कुछ हद से ज्यादा छोटी। अगली दीवार पर भी वैसे ही फूलों की बेलें लटकी हुई थीं। शेर अपने नाइट गाउन का बेल्ट बांधता रेकिंग के करीब आया और नीचे झांकने लगा। आसपास की इमारतों में सबसे ऊंची इमारत यही थी। आम दिनों में ये रिसोर्ट दुनिया भर से आए कारोबारी अफराद और सयाहों के ठहरने की पसंदीदा जगह थी। लेकिन जब शेर यहाँ होता तो आम अफराद का दाखिला ममनू रहता। शेर के चेहरे पर इस वक्त कोई तासुर नहीं था, लेकिन इसकी आंखें, इनमें कई सवाल थे। सवाल थे या उलझने, कहना कहना मुश्किल था। लेकिन यह तय था कि इस वक्त इस खुली छत पर मौजूद शेर इस वक्त अपनी जात से दूर भागने की तगोदो में था। उसकी निगाहें कभी आसमान की तरफ उड़ जाती तो कभी आसपास की इमारतों पर भटकने लगती। कौन हूं मैं? वो बड़बड़ाया। शेर, शहरी, शेरम, शैतानी रूह, जिन्नात की औलाद, जादू की पैदावार। क्या मैं हमेशा से ऐसा हूं, या मैंने खुद को यहाँ खुद पहुंचाया है? क्या हूं मैं? कहाँ जाना है मुझे? क्या करना है? मेरी जिंदगी के 28 साल गुजर गए, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मैं क्यों नहीं सोचता दूसरों की तरह? मैं क्यों महसूस नहीं करता दूसरों की तरह? क्या भला हूं मैं? कोई अजूबा? और ये दुनिया, इसके लोग, बदनीयत, बदकिरदार, झूठे, धोखेबाज, मक्कार लोग। मुझे इंसान क्यों नहीं समझते? आह, शायद मेरे जैसे बंदे का सबसे बड़ा मसला यही है। लोग हमेशा हमें इंसान समझना छोड़ देते हैं। इनकी नज़र में तो मैं आठवां अजूबा हूँ। मैं बोर हो रहा हूँ। ये जिंदगी और दुनिया मुझे मुतमईन क्यों नहीं करती? क्या चाहिए मुझे? वो दोबारा आसमान की जानिब देखने लगा था, और वो शख्स, वो मुतमईन लगता था। हम्म, कितने सुकून से ऐलान जंग कर गया। और ये मेरी खोई हुई महबूबा, इसका जवाब आया या नहीं? वो सोचते हुए लैपटॉप की जानिब आया। नोटिफिकेशन देखकर वो मुस्कुराया। स्टॉप प्रिटेंडिंग शेर, आई नो इट्स यू। शेर का दिल एकदम रुका। आंखों में मुस्कुराहट उतरी। और अगर मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो? उसने लिखकर भेजा। लब मुस्कुरा रहे थे। कुछ पल वो लब दांतों में दबाए गले में लटके पेंडेंट को सहलाता रहा, फिर सर झटक कर हंस दिया। मैंने कहा मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। अब मैं इस ड्रामे से पिसार आ चुकी हूँ। बुज़दिलों की तरह छुपना बंद कर दो और मेरे सामने आओ। इसका मेल पड़ते ही शेर की मुस्कुराहट गहरी हुई। शेर ने ठंडी सांस खारिज की। बुज़दिल। शेर बेख्तियार हंस दिया। जादुई आंखों वाली खूबसूरत लड़की। कभी कभार मैं अपने आप में राज हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी शख्सियत को तुम जानो, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता मैं तुम्हें क्यों चाहता हूँ या नहीं। मैं अभी नहीं चाहता कि तुम्हें पालूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं बनाना चाहता। मैं तुम्हें अपने पास नहीं देखना चाहता। मैं नहीं जानता मैं ऐसा कब चाहूंगा। लेकिन अभी तुम मेरी तमन्नाओं में शामिल नहीं हो। तुम फकत दिल की जरूरत हो, या शायद रूह की। लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता। मेरी जात में सवालों और उलझनों का ढेर है। मेरे आसपास इसरार का जाल है। मैं तुम्हें इन जालों में नहीं देखना चाहता। इसलिए गैर मुइना अरसा तक तुम मेरी तमन्ना नहीं हो। मैंने अभी फैसला नहीं किया कि तुम्हें मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी या नहीं। और अभी मैं ये फैसला भी नहीं करना चाहता। आज़ाद रहो, खुश रहो, बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें अपनी तरह ज़ंदाने साथ में मुब्तला नहीं करना चाहता। ज़ंदाने साथ, ये मेरी शख्सियत है, राज है। यह ऐसी किताब है जिसे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन समझने की उम्मीद
سب سے نہیں رکھتا میں، تم سے بھی نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے تم اور میں دریا کے دو کنارے بن کر رہتے ہیں، زمین آسمان بن کر یا صبح شام، قریب ہو کر بھی دور، پاس ہو کر بھی دور۔ شیر کے ہاتھ لیپ ٹاپ پر ساکت ہو گئے، وہ کئی پل اپنے لکھے الفاظ کو دیکھتا رہا، پھر انہیں پڑھنے لگا۔ What the hell I'm trying to be Khalil Gibran. What am I what am a philosopher? What? I am a philosopher. اس نے منہ بنا کر اپنے لکھے لفظوں کو دیکھا پھر مٹا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ بالکنی وسیع تھی جہاں کرسیاں اور میز رکھی تھی، ایک جانب کیاریاں رکھی تھیں، طوبا ہاتھ میں قلم لیے ڈائری میں شاعری تحریر کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے قبل ہی کمرے سے نکل کر ہال کے سامنے بنی بالکنی میں آئی تھی۔ اس کے بال جو کاندھوں تک کٹے تھے اس وقت گیلے ہو رہے تھے، شاید وہ کچھ منٹ قبل نہائی تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز دکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ شعر پڑھتی بھی جا رہی تھی۔ بیٹھیں گے ساتھ ہاتھ پہ چہرہ ٹکائیں گے، جو کہہ نہ سکے آج تک وہ سب بتائیں گے۔ تو دسترس میں نہ سہی دل کے قریب ہے، تو دستیاب ہو گیا پلکیں بچھائیں گے۔ دیکھا کریں گے تجھ کو یوں جیسے کہ فرض ہو، مانیں گے تیری اپنی نہ ایک بھی منائیں گے۔ جس روز حق سے پہلو میں بیٹھو گے آ کے تم، اس روز ہم بھی چاند کا یوں دل جلائیں گے۔ تو مل گیا جو یوں ہمیں صدقے دعاؤں کے، پھر کس طرح سے پھر تیرے صدقے نہ جائیں گے۔ رہنا ہمارے سامنے آئینے کی طرح، اوجھل نہ ہونا آنکھ سے آنسو بہائیں گے۔ حاشر کمرے سے نکل کر لیونگ روم میں آیا تو اس کی نگاہ بالکنی میں جلتی بتی پر پڑی۔ وہ کچھ قدم آگے آیا تو اسے طوبا وہاں بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے اس کے گیلے بالوں کو دیکھتے تعصب سے سر جھٹکا اور پلٹ کر واپس اندر گیا۔ چند لمحوں بعد واپسی پر اس کے ہاتھ میں بھوری شال تھی۔ وہ شال لیے بالکنی کی جانب بڑھا۔ فار مائی لو، طوبا نے انگریزی میں لکھا ہی تھا جب اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر جھٹ سے اپنی ڈائری بند کی اور گردن گھمائی۔ حاشر کو دیکھتے ایک پل کو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حاشر نے شال اس کے سر پر ڈالتے خف کی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ لاپرواہی سے گریز کریں، اتنے سرد موسم میں گیلے بالوں کے ساتھ سرد ہوا کے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس کے لہجے سے برہمی کا اظہار ہو رہا تھا۔ طوبا کئی پل تک ساکت رہی، پھر تیزی سے شال سنبھال کر سر پر اوڑھی، جو حاشر نے اس کے سر پر ڈال کر اس کا چہرہ تک چھپا دیا تھا۔ سوری کمانڈر، کچھ نہ سوچا تو وہ بمشکل خوش فہمی کے جھولے جھولتے دل کو سنبھالتی بولی۔ آج کا دن سب کے لیے تھکا دینے والا تھا، آپ کو جلدی سونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ تھکن اتر سکے۔ اگلے آنے والے دن کے لیے بھی آپ کا ذہن اور جسم تازہ دم رہے گا۔ آپ نے بھی آج متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، شاباش، آگے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے۔ جی کمانڈر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، طوبا پرجوشی سے کہتی ڈائری اور قلم سنبھالتی اٹھی۔ حاشر اسبات میں گردن ہلاتا ایک جانب ہوا تاکہ وہ بالکنی کے راستے سے گزر سکے۔ طوبا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ گڈ نائٹ کمانڈر۔ گڈ نائٹ، حاشر نے نرمی سے کہتے بالکنی کی بتی بجھا کر گیٹ بند کیا۔ طوبا جو پلٹ کر دیکھ رہی تھی اپنی لاپرواہی اور اس کی ذمہ داری پر شرمندہ سی ہو کر اپنے سر پر چپت لگاتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ کزان کے پوش علاقے میں واقع یہ فلک بوس عمارت اس خوبصورت علاقے کے حسن کو چار چاند لگاتی تھی۔ رات کے اس پہر وہ خود کو ایک گاڑی کی آڑ میں چھپائے کھڑا سامنے عمارت کی 12ویں منزل کی ایک کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ برف باری رک چکی تھی لیکن برف نے ہر منظر کو خود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ یک ٹک خاموش اور اداس سا کھڑا تھا۔ اس کی سفید رنگت سردی کے باعث سرخ پڑ رہی تھی، آنکھیں الگ خون کی مانند سرخی اپنے اندر سموئی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا فون نکالا اور لرزتے ہاتھوں سے ایک نمبر ملایا۔ کئی بار فون نظر انداز ہونے کے بعد آخرکار فون اٹھا لیا۔ کون؟ غازی، اس نے آہستگی سے کہا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی، فقط سانسوں کی آواز تھی جو غازی کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، ایک جہاں تھا الفاظ کا جو اس کے اندر آباد تھا۔ دل میں درد کی شدت اتنی تھی کہ سانس لینا محال تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے منہ سے دھوئیں کا مرغولا خارج ہوا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے غازی؟ کر سکتا ہوں تمہیں، میں سب کچھ کر معاف کر سکتا ہوں۔ سوچوں تو خیال آتا ہے تم پر فرض تو نہیں تھا ہمارے ساتھ مخلص رہنا، تمہاری زندگی جسے تم اپنی مرضی سے جینے کا پورا حق رکھتی ہو، ساتھ نہیں دینا چاہتی، کوئی بات نہیں، غازی نے مضبوط لہجہ رکھتے کہا۔ لیکن کمانڈر کے ساتھ غداری نہیں کرنی تھی مرینا، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی جان بچا کر کہیں دور چلی جاؤ۔ میں صرف تمہیں مشورہ دینا چاہتا تھا۔ ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہو گے؟
मेरीना ने आंखें जब्त से मींच ली थी। हमारे बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि जो वक्त साथ गुजरा था वो अनमोल था, और मेरी आखिरी सांस तक तुम्हारी दी हुई मोहब्बत मेरे लिए खास रहेगी। गाजी तुम्हें अपनी मोहब्बत की बोझ से आज़ाद करता है। मेरे लिए पछताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़िंदगियां ऐसे ही दर बदर गुजरती हैं, और हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर शख्स एक मुसाफिर से ज़्यादा कुछ नहीं होता। वो ठहर ठहर कर कह रहा था। उसे मेरीना की सिसकी सुनाई दी। तो मेरी ज़िंदगी में आने वाले हर शख्स से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गाजी। मैं तुम्हारी कभी मोहब्बत नहीं भूल पाऊंगी। वो भुराए लहजे में बोली। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। क्या तुम खिड़की पर आ सकती हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए? गाजी का दिल दर्द की शिद्दत से फटने के करीब था, लेकिन वो जब्त किए खड़ा रहा। बेशक इन जैसों के दिलों जितने मजबूत दिल हर किसी के पास नहीं होते। वो फोन कान से लगाए उसकी खिड़की को घूरता रहा। फोन बंद हो चुका था। चंद मिनट बाद दफातन एक जानब से एक वजूद लड़खड़ाते कदमों से उसकी जानब दौड़ता दिखाई दिया। गाजी ने सबसे आंखें मीचकर सर झुका दिया। मेरीना बेख्तियार दौड़ती उस तक आई और कुछ भी कहे बगैर रोते हुए उसके सीने से आ लगी थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं करना चाहती थी। वो बुरी तरह हड़क रही थी, तड़प रही थी। गाजी साकत खड़ा उसका सर सहलाता रहा। तुम कर चुकी हो, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। गाजी ने नरमी से कहते उसे खुद से दूर करते इसके गालों पर बहते आंसू साफ किए। मेरे सारे ख्वाब टूट गए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, मैं 4 साल बाद तुमसे मिल रही हूँ। अब मुझे लगता है ये आखिरी दफा है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। वो जान गए हैं मेरे बारे में। वो मेरी माँ के हवाले से मुझे धमकाते हैं। प्लीज कमांडर से कहो मेरी मदद करें। वो हिचकियां लेती रो रही थी। काजी कई पर खामोशी से खड़ा रहा। मेरे साथ चलना चाहती हो? काजी ने अचानक ही सवाल किया। मेरीना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। क्या सब मुझे माफ कर देंगे? वो झिझकी। हमारा सीना बहुत बड़ा होता है मैरी। हम सालों से गद्दारों को अपने दिलों में जगह देते आ रहे हैं। हमारी दुनिया और हमारे असूल दूसरों से मुख्तलिफ हैं। वह संजीदगी से बोला। "म- मैं मुझ तुम मजबूर नहीं थी। तुम लालच में आ गई थी। तुमने हमारे बारे में लोगों को बताकर हमारे 7 लोग कत्ल करवा दिए। वो सब हमारे लिए भाइयों से बढ़कर थे, लेकिन ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हें छोड़ देंगे या तुम्हें दौलत से भर देंगे। तुम एक कुर्बानी के बकरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। उसके लहजे में दुख था। मरीना कहीं पर कुछ न कह सकी। ऐसा नहीं है।" वो लड़खड़ाते लहजे में कहती खांसी की आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता, और कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आखिरी बार तुम्हें देखने आया था। ये एक अलग बात है कि मुझे यहाँ दाखिल होने के लिए कहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ा। तुमसे ना मिलने का वादा किया था, लेकिन मैं जानता था मुझे वादा तोड़ना पड़ेगा। मुझे कमांडर का गुस्सा भी बर्दाश्त करना है, लेकिन ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी और रूह निचोड़ने वाली बात यह है कि हमारी 10 साल मोहब्बत का अंजाम इतना दर्दनाक है। अपना ख्याल रखना। वो जल्द या बदर तुम्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें कमांडर ने मुझे कत्ल करने नहीं भेजा? मरीना का सवाल गाजी के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट दे गया। वो शायद जानता था मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर पाऊंगा। गाजी ने उसके चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे अड़सते आहिस्तगी से कहा, और उसका गाल थपथपाकर पलटने लगा। मरीना ने इसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। गाजी ने सबसे आंखें मींच ली। अगर मुझे दूसरी जिंदगी मिलती तो मैं दुआ करती तुम मुझे दोबारा मिलो, लेकिन ऐसे नहीं जैसे इस जिंदगी में मिले। गाजी की बंद आंखों से आंसू निकलकर गाल पर फिसले। उसने गहरी सांस भरकर हवा में छोड़ी। फिजा में फिर धुआं उठा था। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती थी, तुम नहीं दे पाई। गाजी ने कहकर तकलीफ से लब दांतों में दबाया। यह आसान नहीं था। तुम्हें सबसे ज्यादा आसानी दी गई थी। गाजी ने जतलाया। मेरीना ने सर झुकाकर उसकी कलाई छोड़ दी। मुझे माफ कर देना। वो रो दी थी। मुझे तुमसे शिकायत नहीं, बस दिल में यही सवाल उठ रहा है कि तुम खुद को माफ कर पाओगी? गाजी एक तकलीफ से मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर बोला। हम जैसों का साथ देना वाकई आसान नहीं होता, लेकिन तुम वो आखिरी हस्ती थी जिससे मैं धोखे की उम्मीद रखता था। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी तरफ आने वाली मौत हमारी दी हुई सजा नहीं होगी। तुम्हें तुम्हारे चुने हुए रास्ते से खतरा है। अल्लाह हाफिज। वो कहकर आगे बढ़ गया। मेरीना बर्फ पर ढह सी गई। घुटनों के बल सर झुकाए सिसकियां भरती वो अपने आप से शर्मिंदा थी। गाजी अपने स्याह जूतों के निशान बर्फ पर छोड़ता दूर होता गया। क्या आप वाकई इस इवेंट में जाना चाहते हैं मास्टर? डैन ने उलझा खड़ा था।
शेर लैपटॉप खोल रहा था। साथ ही सर हिलाकर उसने डैनियल को इस्बात में जवाब दिया। प्लीज लेट हर गो। काजी की जानिब से मेल देखकर तलखी से सर झटका और लैपटॉप बंद कर दिया। वहां मीडिया होगी। मैं मेन इवेंट पे नहीं जा रहा, आफ्टर पार्टी अटेंड करूंगा सिर्फ। शेर ने जवाब दिया। वहां भी लोग होंगे तो मेरे जाने की इंतजाम करो, अगर अपनी गर्दन नहीं तोड़वाना चाहते तो। शेर चिढ़कर बोला। ठीक है मास्टर। डैनियल ने फौरन इस्बात में से गर्दन हिलाई और कमरे से निकल गया। शेर ने दोबारा लैपटॉप खोला और ईमेल अकाउंट खोला। क्या उस शख्स के बारे में कुछ पता चला? शेर ने टाइप करके भेजा। साथ ही जन्नत की मेल को पढ़ने लगा। वो ईमेल कल रात से यूं ही पड़ी थी। शेर ने जवाब नहीं दिया था। अभी नहीं, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब पढ़कर शेर ने ठंडी सांस लेकर निगाहें सामने पड़ी फहरिस्त पर डाली। वो इवेंट में शिरकत करने वाले मेहमानों के नाम थे। शेर की निगाह दो नामों पर टिकी थी, एलियन डबस और साहिबा सुफिया। साहिबा सुफिया। शेर बड़बड़ाया। वो ज़ेरे लब कई दफा इस नाम को दोहराता और फिर सफाकाना तासुरात चेहरे पर सजाए अपनी जगह से उसका उठ गया। उसका रुख गुसल खाने की जानिब था। जी जनाब, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल अब तक कैसा रहा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए नावल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।